नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अब हम जीव विज्ञान से संबंधित जीव विज्ञान ही पढ़ेंगे, संबंधित नहीं, जीव विज्ञान। आज से हम जीव विज्ञान का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको यदि अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है और आपकी लाइक और सब्सक्राइब की हमें बहुत आवश्यकता है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारी का प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी। जीव विज्ञान मुख्यतः दो शाखाओं में विभाजित है। एक है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। लैमार्क, यह है लैमार्क और ट्रेवीरेनस। ठीक है, ये दो नाम याद रखेंगे, लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने सर्वप्रथम 1802 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे बायो जीवन, बायो BIO, बायो का मतलब होता है जीवन। इतना आप समझ गए। और लोगोस का मतलब है अध्ययन, जिसका अर्थ है जीवन का अध्ययन। ये आप समझ गए। ये है लेमार्क और ये है ट्रेवेरेनस। अब आगे बढ़ते हैं। हिप्पोक्रेटस, इन्हें चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। इतना तो आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो आप जान लीजिए, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेटस, अब ये कौन है? को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आप याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है और थियोफ्रेटस, ये दोनों नाम कंफ्यूजन है इसलिए मैं लिया हूँ। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान और थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने वनस्पतियों पर आधारित हिस्टोरिया प्लांटोरियम नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें 500 प्रकार के पादपों का उल्लेख है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये महाशय है हिप्पोक्रेटस और ये महाशय है थियोफ्रेटस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरस्तु, अब ये है अरस्तु, ये आप याद रखेंगे। चित्र इसीलिए मैंने मेंशंस किया है ताकि आप इनसे जुड़े जानकारी को अच्छे तरीके से अपने माइंड में बसा लें। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये तो रही कुछ जीव विज्ञान से रिलेटेड कुछ शुरुआती बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहेगा हमारा मेन टॉपिक, जीवन उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, हम क्रमवार पढ़ाई करेंगे और धीरे धीरे आगे टॉपिक वाइज टॉपिक बढ़ते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि ये एक दिन में, एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा समझा दे। कोई टॉपिक तो बहुत बड़ा है तो 1-1.5 घंटा भी लग सकता है। यहाँ पे हम जानेंगे जीवन उत्पत्ति का सिद्धांत। जीवन उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें से पहला है लैमार्कवाद। लैमार्क ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिकल में जीवन उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ये आप याद रखेंगे, फिलॉसफी जूलॉजिकल। पुस्तक का नाम भी पूछ सकता है बच्चों, तो ये आप याद रखेंगे। फिलॉसफी जूलॉजिकल में जीवन उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। लैमार्क सिद्धांत लैमार्कवाद कहलाता है। मेंस में डायरेक्ट लैमार्कवाद के सिद्धांत करके बनाना पड़ जाता है। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप ये सशब्द याद करेंगे, कोशिश करेंगे कि नोट भी बनाते जाएं। लैमार्क का सिद्धांत लैमार्कवाद कहलाता है। इसका अध्ययन 3 चरणों में किया जाता है। ये चरण भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वो कौन कौन सा चरण है या इसमें से कौन सा नहीं है लैमार्कवाद में करके। तो पहला है वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव, दूसरा है अंगों की उपयोगिता तथा अनुपयोगिता। ठीक है, याद रखेंगे।
कौन कौन से 3 चरण हैं? पहला है वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव, दूसरा है अंगों की उपयोगिता तथा अनुपयोगिता, तीसरा है उपार्जित गुणों की वंशागति। ठीक है, बारी बारी इसके बारे में जान लेते हैं। वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव, जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके फलस्वरूप जीवधारियों के अंगों का विकास प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं दूसरा। हम 60 पढ़ेंगे, बकवास किए बिना सीधा टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे। दूसरा है अंगों की उपयोगिता तथा अनुपयोगिता। वातावरण के जीव कुछ अंगों का अधिक उपयोग करते हैं, जैसे आपको मालूम है, तथा कुछ अंगों का कम। किसी अंग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, किसी अंग का कम इस्तेमाल करते हैं। हम ही लोग जो राइटी है राइट हैंड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो लेफ्टी है वो लेफ्ट हैंड का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है उसका विकास होता है। कॉमन सी बात है कि क्योंकि मैं राइटी हूँ तो जो जितना काम मैं राइट हैंड से कर सकता हूँ उतना मैं लेफ्ट हैंड से नहीं कर सकता। ठीक है, तो जिन अंगों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उनका विकास ज़्यादा होता है, ये आप याद रखेंगे। और जिनका कम इस्तेमाल होता है जिन अंगों का, उनका विकास कम होता है या रुक जाता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। उपार्जित गुणों की वंशागति, जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। इसके कारण नई नई जातियों का प्रादुर्भाव होता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है डार्विनवाद। पहला था लेमार्कवाद और दूसरा है डार्विनवाद। ये महाशय है डार्विन, चित्र देख लीजिए। चार्ल्स डार्विन अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये आप याद रखेंगे, अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये आप याद रखेंगे। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किसमें किया था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के अनुसार कोई भी जीव किसी वातावरण में तभी जीवित रह सकता है जब वह उस वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर ले। कॉमन सी बात है, जहाँ बहुत गर्मी है और वो अपने आप को ढाल ही नहीं पाया, गर्मी ही नहीं सह पाया, तो वो कहाँ वहाँ पे विकास कर पाएगा, अन्यथा उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। एक पॉइंट तो ये रहा डार्विनवाद का। दूसरा है किसी भी जाति के 2 प्राणी किसी न किसी रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। दूसरा पॉइंट ये रहा। तीसरा, उपयोगी विभिन्नताओं में प्राणी स्वयं को वातावरण के प्रति अनुकूल होते हैं। तीसरा पॉइंट ये रहा, उपयोगी विभिन्नताओं से प्राणी स्वयं को वातावरण के प्रति अनुकूल होते हैं। भोजन तथा आवास की सीमित मात्रा के कारण जीवों में संघर्ष होता है। ये तो कॉमन सी बात है, जहाँ बहुत सारे जीव है, भोजन यदि कम उपलब्ध है तो वहाँ संघर्ष तो होना है। ये तो जानवर क्या, इंसान भी उससे लड़ भिड़ लेंगे। डार्विन के अनुसार सामर्थ्यवान जीव ही संघर्ष में सफल होता है। अब जिसमें ताकत रहेगा वही तो सफल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नव डार्विनवाद की बात कर लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जीन में परिवर्तन के फलस्वरूप विभिन्नताएं प्रकट होती है। इन्हीं के कारण नए जीव का अस्तित्व प्रकट होता है। जीन में हुए परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, जीन में हुए परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, मेंस में डायरेक्ट पूछ ले जाता है या ऐसी वन डे एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, उत्परिवर्तन किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप बिल्कुल ही अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, जीन में हुए परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है उत्परिवर्तनवाद। ठीक, इसमें से तीसरा टॉपिक है उत्परिवर्तनवाद। यह सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डी ब्राइज, ये महाशय है ह्यूगो डी ब्राइज, द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के प्रमुख तथ्य हैं नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं में प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। ठीक है, इस महाशय का ऐसा विचार है
कि नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती, ठीक है, याद रखेंगे, बल्कि यह उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। मेंस में डायरेक्ट ये दे दिया जाता है क्वेश्चन, उत्परिवर्तनवाद क्या है समझाइए, 8 नंबर का, ठीक है। तो शब्द टू शब्द आप पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि नोट भी बनाएं। इसीलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं कर रहा हूँ, जो जैसा बुक में है आपको एज इट इज वैसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप तो समझदार हो यार, समझ जाएंगे। इस प्रकार से उत्पन्न, दूसरा टाइप है इसका उत्परिवर्तनवाद का, इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल होता है। प्रथम वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं, ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। इनके अनुसार, ह्यूगो डी व्राइज के अनुसार, इसका अगला है, सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, ठीक है। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति रहती है, अपने आप नहीं होती, ये प्राकृतिक रहती है, ऐसा बोल रहा है। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इनके अनुसार उपयुक्त उत्परिवर्तन के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। उपयुक्त उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। ये आप याद रखेंगे। ये तो थी उत्परिवर्तनवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं चार्ल्स डार्विन के बारे में, क्योंकि डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। मैं बताऊंगा कैसे कैसे इससे क्वेश्चन आता है। तो चार्ल्स डार्विन, ठीक है, इनका जन्म 1809 में श्रूम्बरी इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रूम्बरी इंग्लैंड में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो आप जान गए, श्रूम्बरी इंग्लैंड में हुआ था। इन्हें बचपन से ही प्रकृति से अत्यधिक लगाव था, ये आप याद रखेंगे। इनके पिता चाहते थे कि वह एडिनबर्ग में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करें। इनके पिताजी यह चाहते थे कि एडिनबर्ग में ये चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करे। ये इससे डायरेक्ट मतलब बड़े लेवल में कहा, उनके पिता कहाँ से क्या चाहते थे कि चार्ल्स डार्विन कहाँ से शिक्षा प्राप्त करे, तो याद रखेंगे एडिनबर्ग से, ठीक है। ऐसे हार्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, पर जानकारी के लिए हो सकता है कि कोई इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए, परंतु उसकी रुचि उसमें तो थी नहीं, क्योंकि उसे प्रकृति से लगाव था। और चूंकि यह गुण उसके दादा इरेसम डार्विन से विरासत में मिला था। प्रकृति से प्रेम करना उसको उसके दादाजी इरेसम डार्विन से विरासत में मिला था। जैसे बड़े बुजुर्ग रहेंगे वैसे बच्चे भी रहते हैं। अपने पिता की दूसरी इच्छा, उनके पिताजी चाहते थे कि वह पादरी बनने की शिक्षा प्राप्त करें, परंतु उसे तो पादरी वादरी नहीं बनना था, उसे तो प्रकृति में बहुत ज़्यादा रुचि था। तो उन्हें बीगल नामक जहाज पर प्राकृतिक वैज्ञानिक पद का भार दिया गया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है किस जहाज में वह घूमा था, तो उस जहाज का नाम था बीगल। ये आप याद रखेंगे, बीगल जहाज, ठीक है। इस जहाज में प्राकृतिक वैज्ञानिक के पद पर वह कार्य करना लगा। चूंकि वो चाहता भी यही था, वह प्राकृतिक प्रेमी था और वो घूमना फिरना भी चाहता था। और वह 1831 से 1836 की यात्रा के दौरान 5 वर्ष वो जहाज में ही घूमा। इंडीज पर्वतों में दुर्लभ जीवाश्म, ब्राजील के एटलांटिक जंगलों में दुर्लभ पशु और पौधों के एकत्रित किया और उसका अध्ययन किया। उन्होंने गैलापैगोस द्वीप पर पाई जाने वाली फिंचेज, ये कहाँ
पाते हैं गैलापैगोस द्वीप में, भौगोलिक विभिन्नताओं का प्रक्षेपण किया। इन सब अनुभव से डार्विनवाद के सिद्धांत को, जिस पर वह कार्यरत था, वैज्ञानिक समर्थन प्राप्त हुआ। फिर इंग्लैंड लौटे और अपने विकास के सिद्धांत से संबंधित वैज्ञानिक सामग्री इकट्ठा करना शुरू की। इसने अपने विकास के सिद्धांत को प्राकृतिक वर्णन का नाम दिया। डार्विन ने 1859 में अपने प्रसिद्ध जाति का उद्भव नामक पुस्तक प्रकाशित की। ये आप याद रखेंगे, जाति का उद्भव नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने प्रकाशित की। तो ये थी कुछ चार्ल्स डार्विन के बारे में जानकारी। यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।